दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन बीकानेर के करण सिंह की बात किए थे। आज बात करेंगे बीकानेर के अनूप सिंह की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर के अनूप सिंह की। अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड रहता है 1669 से 1698 तक रहता है। देखिए एक बात मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, बीकानेर के करण सिंह का टाइम में बताया था 1631 से 1679 तक, लेकिन वो 1679 तक नहीं था, 1669 तक था। ठीक है, आप सही कर लेना उसको, 1631 से 1669 तक। अनूप सिंह का टाइम पीरियड रहता है 1669 से 1698 तक। ठीक है, अनूप सिंह जो औरंगजेब के दरबार में थे, अनूप सिंह औरंगजेब के अधीनता में दक्षिण भारत अभियानों पर जाते हैं। दक्षिण भारत अभियानों में जब जीत दर्ज करते हैं, यानी सफलता प्राप्त करते हैं, उस समय औरंगजेब ने भाई अनूप सिंह को उपाधि दी थी माई मराठी। ठीक है, ये उपाधि थी इनकी। औरंगजेब ने दी थी उपाधि। अब देखिए औरंगजेब की तरफ से अभी भाई अभियानों में भाग ले रहे थे, जीत भी रहे थे। अब धीरे धीरे औरंगजेब कट्टर बनता जा रहा था, भाई अपने धर्म के प्रति कट्टर बनता जा रहा था। उस समय भाई हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा रहा था जो औरंगजेब। ठीक है, तो और सामंत थे, जो हिंदू सामंत थे, वो अनूप सिंह के पास आते हैं और अनूप सिंह से बातचीत करते हैं कि भाई ये औरंगजेब अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा रहा है और आप इनकी रक्षा कीजिए। अनूप सिंह को लगता है कि भाई यार औरंगजेब के खिलाफ कम से कम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, उनकी जो रक्षा तो की जानी चाहिए। वह जो ये कट्टर बनता जा रहा है अपने धर्म के प्रति, तो अपने भी कुछ तो कर ही सकते हैं। तो अनूप सिंह उन सामंतों को बोलता है कि भाई सभी मूर्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लो, ठीक है, एक जगह स्थापित करवाते हैं भाई। तो सामंत बोलते भाई कहाँ पे करवाओगे, तो अनूप सिंह बताता है भाई बीकानेर ले चलते और बीकानेर में एक ही जगह स्थापित करवा देंगे सभी मूर्तियों को, जो जिन मूर्तियों पर आक्रमण करने की प्लानिंग बना रहा है औरंगजेब। तो वो सामंत बोलते हैं कि भाई तो बीकानेर में भी आ जाएगा और बीकानेर में भी तोड़ देगा। तो अनूप सिंह को लगता है ऐसा कुछ ही नहीं करेगा भाई, मूर्तियों के लिए इतना तो है नहीं करेगा कि बीकानेर में आके ही तोड़ने लग जाए और फिर तो देख लेंगे अपन, फिर युद्ध कर लेंगे, आक्रमण कर लेंगे या जवाब देंगे ढंग से, विद्रोह करेंगे। तो देखिए फिर अनूप सिंह इन जो दक्षिण भारत से सभी मूर्तियों को लाता है और बीकानेर में एक जगह स्थापित करवाता है। लेकिन जहां पर जो इन मूर्तियों को स्थापित करवाया गया था उनको 33 करोड़ देवी देवताओं को कमरा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, दक्षिण भारत से हिंदू मूर्तियों को लाता है और बीकानेर में स्थापित करवाता है। इनको 33 करोड़ देवताओं को कमरा बोला जाता है। देखिए अपनी राजधानी में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कमरा बोला जाता है, एक बड़ा रूम होता है उसको। ठीक है, कोई भी रहने का स्थान है, एक प्रकार से बड़ा रूम, उसको कमरा बोला जाता है। ठीक है, आपको पता हो तो अपन मारवाड़ पढ़ रहे थे, मारवाड़ के अभय सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी भाई। ठीक है, मंदौर में। देखिए वैसे अपन ये साड़ ये होता है, ये भी एक प्रकार का कमरा ही होता है। कमरे को अपन गाँव में साड़ बोलते हैं। ठीक है, बड़ा कमरा हो उसको साड़ ही बोलते हैं गाँव में। तो ये साड़ अलग है, ये साल अलग है, लेकिन बोलने में अपन इसी को यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक प्रकार से साल हो सकता है, वर्ष हो सकता है, अपन अगर उच्चारण सही करके देखें तो, जब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब साल होगा। ये साल से ये भाई। ठीक है, जैसे अपन गली बोलते हैं या गली बोलते हैं। ठीक है, जैसे पोल बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल एक प्रकार से दरवाजा होता है, और पोल बोलेंगे तो एक प्रकार से अपन बोलते हैं मैं तेरी पोल खोल दूंगा। ठीक है, तो पोल दरवाजा होगा। इस टाइप जो पोल में ये आएगा तो इसका मतलब तो पोल का दरवाजा होगा। और जो पोल आएगा जिसमें ला आएगा लास्ट में पोल में, पोल का मतलब पोल खोलना हो गया वो। ठीक है, और जैसे गली गली, तो देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साड़ बनाई थी, ये जोधपुर के अभय सिंह ने बनाई थी।
और ये 33 करोड़ देवताओं का जो कमरा बनवाया था, ठीक है, जो अनूप सिंह ने बनवाया था। लेकिन देवी देवता भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। भाई देवियों को नाराज करे, ठीक है, लिख लो 33 करोड़ देवी देवताओं का कमरा बनवाया था जो अनूप सिंह ने। देखिए जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो कमरा है, इसकी एक और बात करते हैं, पर इसको मिटा देता हूँ जो अबेसिंग वाली बात को। जो ये 33 करोड़ देवी देवता का मतलब ये हुआ कि भाई अपन यही बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है संसार में, तो भाई इन सभी लगभग लगभग सभी मूर्तियां हैं भाई इनमें, ठीक है, इस कमरे में। तो इस प्रकार से इस कमरे को बोला गया 33 करोड़ देवता देवी देवताओं का कमरा। लेकिन इसमें गणेश जी की मूर्ति है, वो स्पेशल है भाई, ठीक है, अपने को जहां पर भी दिखता है भाई गणेश जी की सवारी जो मूसक दिखता है या चूहा दिखता है, ठीक है। तो इस जो कमरे में जो गणेश जी की मूर्ति है, उस गणेश जी शेर पर सवार है, ठीक है, तो उस मूर्ति को कहा गया हेरम गणपति। ठीक है, यहाँ पर भाई अपनी गाड़ी बड़ी ले ली है, ठीक है। गणेश जी महाराज पहले चूहे पर होते थे, लेकिन इस कमरे में भाई दर्शाया गया है कि भाई गणेश जी ने 4 व्हीलर गाड़ी बड़ी ले ली है, ठीक है। चूहा भी बड़ा 4 व्हीलर ही होता है, लेकिन वो छोटा होता है, तो उधर लूना गाड़ी थी, इधर कोई बड़ी ले ली, ठीक है, फॉर्चूनर टाइप की गाड़ी ले ली गणेश जी। तो गणेश जी शेर पर सवार है, हेरम गणपति की मूर्ति है भाई, इसमें देख लेना आप। अब बात करते हैं साहित्य की। देखिए जो अनूप सिंह का साहित्य देखा जाए, भाई अनूप सिंह ने कुंभा के जो ग्रंथों का संकलन करवाया था, ठीक है। साहित्य की बात कर रहे हैं अपन, अनूप सिंह ने कुंभा के ग्रंथों का जो संकलन करवाया था। फिर इसके बाद में बात करते हैं कुछ विभिन्न अलग अलग पुस्तकें थी, उनका भी जो, ठीक है, राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। जैसे अलग अलग प्रकार की संस्कृत की जो पुस्तकें थी, उनका भी राजस्थानी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। देखिए संस्कृत की जो कुछ पुस्तकें थी उनका अनुवाद करवाया था राजस्थानी में। जैसे सुख कारिका थी एक पुस्तक, देखिए सुख कारिका, इस सुख का मतलब होता है भाई तोता, ठीक है, तोते की कहानी है, एक पति और पत्नी के प्रेम की कहानी है, ठीक है। सुख कारिका में पति और पत्नी के प्रेम की कहानी है। फिर जो नेक्स्ट बुक थी इनकी वेताल पच्चीसी थी, ठीक है, उसका भी जो राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, इनका राजस्थानी में अनुवाद करवाया था इन्होंने। और एक जो अपनी जो भागवत गीता है, तो गीता का भी अनुवाद करवाया था, ठीक है। देखिए जो आनंद राम ने किया था इसका, गीता का जो अनुवाद किया था राजस्थानी भाषा में, आनंद राम ने जो अनुवाद किया था। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, गीता का जो अनुवाद किया था राजस्थानी में, जो आनंद राम ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, अनूप सिंह खुद भी पुस्तकें लिखता था, ठीक है, खुद भी कवि था। तो एक प्रकार से अपन इनकी पुस्तकों के बारे में, ये तो भाई खुद ने संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करवाया था राजस्थानी में। अब बात करेंगे अपन अनूप सिंह की खुद की पुस्तकों का। देखिए अनूप सिंह की पुस्तकें, ठीक है, एक तो अनूप विवेक है, अनूप सिंह की पुस्तक अनूप विवेक, एक काम प्रबोध है, ठीक है, और एक अनूपोध्य है। ठीक है, ये 3 पुस्तकें अनूप सिंह की हैं, अनूप विवेक, काम प्रबोध और अनूपोध्य, ठीक है। अब इसके बाद में एक और भाई, भाई इनकी जो पुस्तक है भाई श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ठीक है, ये भी लिख लेना आप भाई, देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो लिखवा देता हूँ ये भी।
ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ठीक है, अपन बात करेंगे अब आगे इनके दरबारी विद्वानों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी खुद की पुस्तकें बात कर ली, इन्होंने जो संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था उनकी बात कर ली। अब देखिए जो दरबारी विद्वानों की बात करते हैं, एक इनका दरबारी विद्वान था भावभट्ट। देखिए भावभट्ट ने भी जो पुस्तकें लिखी थी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर लिखी थी। ठीक है, भावभट्ट था इनका जो दरबारी विद्वान, इन्होंने अनूप संगीत जो विलास पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अनूप संगीत विलास, और एक पुस्तक लिखी थी अनूप संगीत रत्नाकर। ठीक है, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, और एक पुस्तक थी संगीत अनूप अंकुश। ये तीनों पुस्तकें संगीत पर आधारित है। ठीक है, ये तीनों पुस्तकें संगीत पर आधारित पुस्तकें हैं। देखिए औरंगजेब जब अपने दरबार से जो संगीतज्ञों को निकाल दिया था, उस समय जो ये संगीतज्ञ थे, ये जो कवि थे, ठीक है, ये अनूप सिंह के पास आ जाते हैं। अनूप सिंह के टाइम काल में बीकानेर साइड आ जाते हैं, और जो अनूप सिंह इनको जो शरण देता है, ये अपने दरबार में रखता है, फिर ये पुस्तकें लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखो संगीत पर आधारित पुस्तकें, तो औरंगजेब द्वारा इनको निकाल दिया गया था और ये संगीत पर रोक लगा दी गई थी। तो अनूप सिंह के पास आते हैं और यहाँ पे रहते हैं और पुस्तकें लिखते हैं। एक जो दरबारी और विद्वान था मणिराम दीक्षित था। ठीक है, इनका जो दरबारी विद्वान मणिराम दीक्षित, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी भाई, अनूप व्यवहार सागर। ठीक है, इनकी पुस्तक थी अनूप व्यवहार सागर। क्या पता है, इसके नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे अनूप सिंह का कोई व्यवहार की बात की हो। ठीक है, नाम ही ऐसा है। अब बात करेंगे आगे अपन भाई सूरत सिंह की। देखिए इन अनूप सिंह की अपन बात कर लें, अनूप सिंह के बाद में राजा हुए थे सूरत सिंह। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहता है 1787 से 1828 तक। ठीक है, 1787 से 1828। ठीक है, 1787 से 1828 तक टाइम पीरियड रहता है इनका। देखिए देखिए अपन अनूप सिंह के दो फैक्ट रह गए थे, उनको मैं बताया नहीं, थोड़ा लिख लेना भाई। अनूप सिंह के समय भाई जो बीकानेर की जो चित्रकला थी वो बहुत भाई विकास हुआ था उसका। ठीक है, बीकानेर की चित्रकला का बहुत विकास हुआ था, एक प्रकार से स्वर्ण काल मान सकते हैं। ठीक है, जो अनूप सिंह के टाइम में बीकानेर की जो उस्ता कला और मथेण कला का विकास हुआ था। ठीक है, थोड़ी लिख लेना भाई, उस्ता कला, मथेरण कला, इनका विकास हुआ था अनूप सिंह के टाइम में। देखिए उस्ता कला के लिए तो लाहौर से कारीगरों को अनूप सिंह द्वारा भारत लाया गया था या बीकानेर लाया गया था, थोड़ा ध्यान रखना, बीकानेर लाया गया था अनूप सिंह के द्वारा। उस्ता कला के कारीगरों को लाहौर से लाया गया था, ये लिख लेना। क्वेश्चन बनता है कि भाई उस्ता कला के कारीगरों को अनूप सिंह द्वारा कहाँ से लाया गया था, लाहौर से लाया गया था, या लाहौर से उस्ता कला के कलाकारों को किस राजा द्वारा बीकानेर लाया गया था, तो ध्यान रखना। ठीक है, या लाहौर से किस कला के कलाकारों को बीकानेर लाया गया था, तो उस्ता कला के कलाकारों को लाया गया था। अब बात करते हैं सूरत सिंह की। देखिए सूरत सिंह के टाइम में भाई जॉर्ज थॉमस नाम का जो एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस नाम का एक जो यानी अधिकारी था, तो उस वो आक्रमण करता है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस आक्रमण करता है सूरत सिंह के टाइम पे, 2 बार आक्रमण करता है। ठीक है, यही ध्यान रखना भाई, जॉर्ज थॉमस 2 बार आक्रमण करता है सूरत सिंह के टाइम पर। देखिए 1805 में ये बठनेर पर अधिकार करता है। ठीक है, आक्रमण करता है बठनेर पर।
ये अधिकार कर लिया। अब देखिए जिस दिन ये अधिकार करता है उस दिन मंगलवार था, ठीक है, कहा जाता है अपने को, ये पढ़ने को मिलता है भाई जिस दिन बटनेर पर आक्रमण करता है तो उस दिन मंगलवार था। अब देखिए मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, मंगलवार और शनिवार, तो इस प्रकार से बटनेर का नाम बदल कर भाई हनुमानगढ़ कर दिया गया, ठीक है, वर्तमान में हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मंगलवार था इसलिए सूरत सिंह ने जो बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। देखिए जो ये आक्रमण करता है इस समय, उस भाई जो सूरत सिंह का जो सेनापति था, ठीक है, भाई अमरचंद सुराना था, इस समय बटनेर पर आक्रमण करता है, उस समय जो सेनापति था अमरचंद सुराना था। अब देखिए 1814 या 1805 के बाद बटनेर पर आक्रमण करता है। अब 1814 में जो अब आगे जो इनके आक्रमण थे उनकी बात कर लेते हैं। चूरू पर आक्रमण करता है, ठीक है। इस समय चूरू का सामंत था शिवजी सिंह। देखिए एक बार सूरत सिंह ने क्या अपने भतीजों को मार दिया था, तो इसके जो आसपास वाले जो भी सामंत थे वो नाराज हो रखे थे कि भाई ऐसे क्यों कोई किसी आदमी को मार सकता है, ये तो गलत है। तो क्या है, शिवजी सिंह जो सामंत था चूरू का, इसने टैक्स देना बंद कर दिया, नाराज होकर भाई टैक्स नहीं देंगे राजाओं। सूरत सिंह आक्रमण कर देता है, ये भी भाई परेशान हो रखा था, भाई टैक्स नहीं दे रहा है। 1814 में आक्रमण करता है चूरू का, शिवजी सिंह भाई आक्रमण यानी सामना करता है। अब देखिए शिवजी सिंह आगे था, थोड़ा जीत में था, चूरू वाले जो सामंत थे वो जीतने में थे आगे। लेकिन अब ये होती क्या है घटना कि भाई जैसे बारूद छोड़े जाएंगे, तोपे छोड़ी जाएंगी, ठीक है, तोप के जो गोले छोड़े जाएंगे, ये छोड़ रहे थे भाई, जो शिवजी सिंह भी छोड़ रहे थे, इधर सूरत सिंह भी आक्रमण कर रहे थे। अब हुआ क्या, अचानक भाई उनके पास जो धातु खत्म हो गई, ठीक है, चूरू वालों के पास या शिवजी सिंह के पास भाई धातु खत्म हो गई। अब आप सोचो कि धातु का क्या काम है युद्ध में। देखिए जब तोपें छोड़ी जाती है, तोप के गोले छोड़े जाते हैं, जो उनमें बारूद भरा जाता है वो किसी धातु में भर के और फिर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इनके पास लोहा खत्म हो गया था, तो लोहा खत्म हो गया, तब इनको लगा कि अब आगे कैसे यानी जारी रखे आक्रमण को या युद्ध को। तो इनके पास यानी किले में तो धातु खत्म हो गई थी। अब जो जनता थी, जनता ने अपने पास जो भी चांदी इकट्ठी की हुई थी या जो भी चांदी थी उनके पास, वो लाके शिवजी सिंह को देते हैं जनता, और ये बोलते हैं कि भाई आप तो इनमें जो चांदी में धातु भर भर के भाई गोले छोड़ो या युद्ध को जारी रखो। तो भाई इस समय जो चूरू आक्रमण किया था सूरत सिंह और शिवजी सिंह उस समय सामंत था, इस समय जो ये आक्रमण हो रहा था इसमें चांदी के गोले दागे गए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है अपने कि भाई किस शासनकाल में या किस जो रियासत द्वारा या किस ठिकाने द्वारा भाई चांदी के गोले दागने की बात की जाती है या चांदी के गोले दागने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। भाई चांदी के गोले दागे गए थे चूरू की तरफ से 1814 में, उधर आक्रमण करता सूरत सिंह और ये सामंत था शिवजी सिंह। ध्यान रखना भाई शिवजी सिंह का जो चूरू का जो सामंत था। देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं भाई 1818 में सूरत सिंह संधि कर लेता है, ठीक है। ठीक है, 1818 में सूरत सिंह संधि कर लेता है। जो सूरत सिंह की तरफ संधि करने गया था काशीनाथ ओझा गया था, ठीक है। सूरत सिंह की तरफ से जो संधि करने गया था काशीनाथ ओझा करने गया था। और आपको पता होगा भाई 1818 में सभी रियासतों से जो संध्या कर रहा था जो अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। सूरत सिंह की तरफ से काशीनाथ ओझा करते हैं संधि और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ 1818 में करते हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखना। 1818 में थी लगभग 26 संधियां, ठीक है, जो अलग जो सन में हुई होगी उनकी अपन बात कर लेंगे आगे। अब बात करेंगे आगे
भाई रतन सिंह की, इनसे आगे जो रतन सिंह राजा हुए थे, जो भी बड़े राजा हुए थे, सूरज सिंह के बाद में रतन सिंह हुए थे राजा। ठीक है, रतन सिंह का 1828 से 1851 तक जो टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, देखिए 1837 में जब ये गया बिहार के अभियानों पर गया हुआ था। ठीक है, बिहार में जगह पड़ती है गया। ठीक है, 1837 में गया अभी जो बिहार के अभियानों पर गया हुआ था। तो उस समय देखिए कि भाई कन्यावधों पर रोक लगवाई थी इन्होंने। ठीक है, कन्यावध में रोक लगाने के लिए प्रयास किए थे, 1837 में किया था भाई। ठीक है, वैसे 1844 के आसपास, मतलब 44 में कन्यावध पर भाई जो अधिनियम ही बन गया था। फिर तो धीरे धीरे इंडिया में सभी जगह पर जो कन्यावध पर रोक लगा दी गई थी या रोक लगाई जा रही थी। तो आपको ध्यान रखना होगा भाई, रतन सिंह ने गया बिहार में कन्यावधों पर रोक लगाई। ठीक है, 1837 में गया बिहार के अभियानों पर था रतन सिंह, उस समय कन्यावधों पर रोक लगाई। ठीक है, 1833 में कोटा और 1834 में बूंदी वालों ने भी फिर रोक लगाई थी कन्यावधों पर। ठीक है, 1833 में कोटा और जो 1834 में बूंदी वालों ने भी रोक लगा दी। धीरे धीरे फिर भाई 1844 के बाद में तो कन्यावध पर रोक लगाने लग गए थे सभी जगह भारत में। देखिए, अब इनके दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। ठीक है, दरबारी विद्वान थे इनके दयालदास। दयालदास ने जो पुस्तक लिखी थी बीकानेरी राठौड़ारी ख्यात। ठीक है, इनकी पुस्तक थी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। इसरी का मतलब किया, इस रा का मतलब का है बीकानेर का राठौड़ा की ख्यात। ठीक है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। देखिए, ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। ये बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है जो भी राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। ठीक है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। देखिए, इसमें बीका से लेकर सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है। जो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है, इसमें बीका से लेकर ठीक है, बीका से लेकर सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। देखिए, इससे जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी भी मिलती है। भाई बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है, इससे जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, बीका से लेकर सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है और जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी भी मिलती है। अब बात करते हैं भाई, इन्होंने मंदिर भी बनवाया था। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया था। ठीक है, बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया था। देखिए, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है भाई। ठीक है, बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया था। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। अब बात करते हैं आगे अपन। देखिए, 1847 के आसपास, 1847 की बात है भाई। डूंगजी और जौहर जी की एक जोड़ी थी, काका भतीजे थे डूंगजी और जौहर जी। तो वो देखिए, एक प्रकार से ये थे कि भाई गरीबों का धन या अमीरों का धन लूटते और गरीबों की हेल्प करते थे। इस प्रकार से थे भाई डूंगजी और जौहर जी, काका भतीजे थे।
देखिए जवाहर जी को भाई जनता ने बताया कि भाई जवाहर जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अंग्रेज परेशान करने लगे थे, ये लूटते थे, तो अंग्रेज इनको पकड़ने की फिराक में थे, प्लानिंग बनाते थे। तो जनता ने बताया कि भाई जवाहर जी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डूंग जी और जवाहर जी को दोनों यानी काका भतीजे को, तो अनूप यानी रतन सिंह को बोलते हैं, जो भी जनता थी भाई इनको परेशान नहीं होनी चाहिए। तो जवाहर जी को वह रतन सिंह शरण देता है, ठीक है। जवाहर जी को रतन सिंह शरण देता है। वैसे अपन देवता संतों में बात करेंगे इनकी, जो डूंग जी और जवाहर जी की, ठीक है, आगे बात करेंगे। और जो डूंग जी को जो शरण देता है, जोधपुर को जो तख्त सिंह शरण देता है, ठीक है। देखिए थोड़ी अपन बात नहीं की रतन सिंह की एक जो युद्ध की बात भी कर लेते हैं। इनके टाइम में एक युद्ध हुआ था, बासणपी का युद्ध, ठीक है। डूंग जी जवाहर जी की भाई अलग बात थी, थोड़ी सी मैं बता दिया हूँ आपको जानकारी के लिए। रतन सिंह शरण देता है जवाहर सिंह को, जो रतन सिंह शरण देता है, और डूंग जी को जोधपुर का तख्त सिंह शरण देता है। एक युद्ध हुआ था वासणपी का युद्ध। देखिए ये युद्ध हुआ था जैसलमेर और बीकानेर वालों के बीच में हुआ था। अब एक प्रकार से देखा जाए तो बीकानेर से रतन सिंह था, ठीक है। और जो यहाँ से इधर से था भाई गद सिंह था, जोधपुर से, जो जैसलमेर से गद सिंह था, ठीक है। गद सिंह बचपन में था भाई, बाल्यकाल अवस्था में था, बाल्यावस्था में था गद सिंह। लेकिन इनके जो एक सेनापति थे, ठीक है, सालिम सिंह, या दीवान थे सालिम सिंह, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई, बचपन में था गद सिंह, ठीक है। दीवान था सालिम सिंह गद सिंह का। गद सिंह जैसलमेर वाले जीतते हैं इस युद्ध को, ठीक है, जीते थे जैसलमेर वाले। देखिए मैं ये बता देता हूँ आपको भाई ये युद्ध हुआ क्यों था। तो देखिए जैसलमेर वाले बीकानेर वाले को ऊंटों को चोर ले गए, ठीक, जैसलमेर वाले बीकानेर के ऊंटों को चोर ले गए थे। तो इसको लेकर एक युद्ध होता है वासनपी का युद्ध। वासनपी जैसलमेर में जगह पड़ती है, ठीक, 1829 में युद्ध होता है, ठीक है। वासनपी का युद्ध होता है, ये जैसलमेर में जगह पड़ती है। वासनपी रतन सिंह और गद सिंह के बीच होता है, जैसलमेर या बीकानेर के बीच होता है। बीकानेर का रतन सिंह था, जैसलमेर में जो राजा था गज सिंह था। गज सिंह बचपन में था, या बाल्यकाल अवस्था में ही चल रहा था। उस समय जो गज सिंह का दीवान था सालिम सिंह, सालिम सिंह की जो नेतृत्व में युद्ध करते हैं वासनपी का, और ऊंटों को चोर ले गए थे ये जैसलमेर वाले, बीकानेर वालों के ऊंटों को चोर ले गए थे। इस कारण से युद्ध हुआ था, तो इसमें जीत हुई थी जैसलमेर वालों की, ठीक है। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। तो देखिए ये एक बात बताऊं आपको कि भाई ये एक अंग्रेजों से जो संधि हुई थी, ठीक है, जो अनूप सिंह ने जो संधि कर ली थी, तो उसका जो उल्लंघन था एक प्रकार से, ठीक है। जो 1818 में अनूप सिंह ने संधि कर ली थी, उसका उल्लंघन था। संधियों में ये हस्ताक्षर करवाए जाते थे इस स्टेटमेंट पर कि आप आगे किसी दूसरी रियासत से युद्ध नहीं करोगे। ये युद्ध हम यानी हम अंग्रेजों को बिना पूछे युद्ध नहीं कर सकते दूसरी रियासत से, ठीक है। हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, साइन करवाए जाते हैं इस स्टेटमेंट पर। तो ये युद्ध कर लिए वापस में, तो भाई ये एक प्रकार से जो संधि की हुई थी उसका उल्लंघन हो गया। तो फिर बाद में जाकर इनका समझौता करवाया था भाई मेवाड़ के जो महाराणा थे जवान सिंह ने समझौता करवाया था इनके, जो बीकानेर और जैसलमेर वालों के बीच में मेवाड़ के महाराणा थे, ठीक है, जवान सिंह ने समझौता करवाया था। देखिए कालांतर में यानी कुछ दिनों बाद में फिर जो अंग्रेज अफसर था एक, ठीक है, ट्रेवेलियन, उन्होंने 1835 में सही तरीके से समझौता करवाया था, ठीक है, इनके बीच में। 1829 में युद्ध हुआ था, मेवाड़ के जो महाराणा थे जवान सिंह, उन्होंने समझौता करवाया इन दोनों रियासतों के बीच में, और फिर एक प्रकार से सही तरीके से समझौता करवाया था 1835 में अंग्रेज अफसर ट्रेवेलियन।
ठीक है। अंग्रेज अफसर था ट्रेवेलियन 1835 में समझौता करवा देंगे, लेकिन 1835 से भाई फॉर्मेलिटी के तौर पर मेवाड़ के जो महाराणा थे जवान सिंह उन्होंने भी समझौता करवा दिया था, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए एक फैक्ट और ध्यान रख लेना है कि भाई अंतिम युद्ध था ये राजस्थान की 2 रियासतों में होने वाला युद्ध, ठीक है, यह एक प्रकार से अंतिम युद्ध था। इसके बाद में कोई युद्ध नहीं हुआ था। वह देखिए जो संधियां कर ली गई थी 1818 में लगभग लगभग सभी रियासतों में, तो उस संधियों में यही स्टेटमेंट होते थे और उन पर साइन करवाए जाते थे कि भाई आप किसी दूसरी रियासत से युद्ध नहीं कर सकते अंग्रेजों को बिना पूछे। तो इन्होंने तो संधि का उल्लंघन करके फिर युद्ध किया था। तो ये राजस्थान की 2 रियासतों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध था। तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक जानकारी जुटाई है, या जो अपन ने यहाँ तक बात की है, ठीक है, रतन सिंह तक बात कर लिए। अब आगे बात करेंगे अगली क्लास में महाराणा जो बीकानेर के गंगा सिंह की, एक क्लास उन्हीं पर आधारित रहेगी और बीकानेर का इतिहास को अपन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।